रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। तो ये इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जारी करता है, जो न्यू दिल्ली में बेस्ड एक थिंक टैंक है। अब इस इंडेक्स का जो मेन मकसद है वो है देशों को उनके एथिकल गवर्नेंस यानी कि नैतिक शासन और सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण के पैमानों पर आंकना। बेसिकली ये एक बहुत ही गहरा असेसमेंट है इस बात का कि किसी देश की सरकार अपने लोगों के प्रति कितनी जिम्मेदार है, उनके भले के लिए कितना सोचती है और अपनी पॉलिसीज को कितनी पारदर्शिता से लागू करती है। इसमें सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि एक पूरा होलिस्टिक नजरिया लिया जाता है। इस ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 16वां स्थान मिला है। देखिए, ये पोजीशन एक काफी मजबूत और पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये रैंक भारत की गवर्नेंस पॉलिसीज में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहे हैं और सोशल वेलफेयर के प्रति जो बढ़ता हुआ कमिटमेंट है, उसे साफ साफ दर्शाता है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी होते हुए ऐसी रैंकिंग मिलना इस बात का इशारा है कि देश लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो इसे देश की सही दिशा का एक प्रमाण माना जा सकता है। अब इस रैंक को याद कैसे रखें? इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल मेमोरी एंकर है। इस नंबर को 16 साल की उम्र से जोड़कर देखिए। आमतौर पर 16 साल की उम्र को एक माइलस्टोन माना जाता है जब एक इंसान से कानूनी और सामाजिक तौर पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होने की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल उसी तरह रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत की रैंक भी 16 है। तो जब भी रिस्पॉन्सिबल नेशंस का सवाल आए, रिस्पॉन्सिबल एट 16 वाली बात याद करके इस रैंक को आसानी से रिकॉल किया जा सकता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये रैंकिंग जारी करती है हेनली एंड पार्टनर्स, जो एक ग्लोबल सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म है। इसका बुनियादी मकसद है दुनिया भर के पासपोर्ट्स को उनकी ताकत के हिसाब से रैंक करना। और ये ताकत कैसे नापी जाती है? इससे कि उस पासपोर्ट को रखने वाला व्यक्ति बिना पहले से वीजा लिए कितने देशों में ट्रैवल कर सकता है। ये असल में एक देश की ग्लोबल मोबिलिटी, उसके डिप्लोमेटिक रिश्तों की मजबूती और उसकी सॉफ्ट पावर का एक बहुत साफ इंडिकेटर है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 80 है। इसके तहत भारतीय नागरिक 55 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अगर इसका एनालिसिस करें तो ये रैंक एक मिडिल टियर पोजीशन दिखाता है। एक तरफ ये भारत के बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक रिलेशंस और बायलैटरल एग्रीमेंट्स को जाहिर करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ करता है कि ग्लोबल मोबिलिटी के मामले में अभी सुधार की काफ़ी गुंजाइश बाकी है। ये एक धीरे धीरे हो रही प्रोग्रेस का संकेत है, लेकिन जो टॉप टियर एक्सेस है उससे अभी भी थोड़ी दूरी है। इस रैंक को याद रखने के लिए एक बहुत ही क्लासिक लिटरेरी एंकर है, मशहूर नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। हम सब ने इसके बारे में सुना है। ये किताब पूरी दुनिया की यात्रा का सिंबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। तो 80 दिनों में दुनिया की यात्रा और पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 80, ये कनेक्शन इस नंबर को इंडेक्स के थीम से इतनी मजबूती से जोड़ देता है कि इसे भूलना काफी मुश्किल हो जाता है। एशिया पावर इंडेक्स, ये रिपोर्ट सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है। इसे एशिया पैसिफिक रीजन में देशों की शक्ति का सबसे अहम आकलन माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं देखता, बल्कि 8 अलग अलग पैमानों पर देशों को परखता है। इनमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस और यहां तक कि फ्यूचर ट्रेंड्स जैसे फैक्टर्स भी शामिल हैं। बेसिकली ये इस बात का असेसमेंट है कि रीजन में किसका प्रभाव कितना है। इस लिस्ट में भारत को 3रा स्थान मिला है, अमेरिका और चीन के ठीक बाद। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है जो भारत को इस रीजन में एक मेजर पावर के रूप में स्थापित करती है। 3रा स्थान सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत के साथ साथ उसके स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को भी साफ तौर पर दिखाता है। ये इस बात का सबूत है कि एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भारत एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। इस रैंक को याद रखने का तरीका बेहद सरल और असरदार है। जियोपॉलिटिक्स में अक्सर द बिग 3 का जिक्र होता है। इस इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में एशिया पैसिफिक की 3 सबसे बड़ी शक्तियां कौन हैं? अमेरिका, चाइना और इंडिया। इसलिए द बिग 3 का ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे भारत के 3रे स्थान से जुड़ जाता है। यह इस रैंक को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क दे देता है, जिससे यह हमेशा याद रहता है। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी की तरफ से जारी किया जाता है। ये एक बहुत गंभीर और जरूरी मानक है जो देशों को महिलाओं की सुरक्षा, उनके समावेशन यानी इंक्लूजन और न्याय यानी जस्टिस के आधार पर रैंक करता है। ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को भी परखता है
यानी कि ये महिलाओं की स्थिति का एक होलिस्टिक व्यू देता है। इस सूची में भारत का स्थान 131 है। ये रैंक इस बात की तरफ इशारा करता है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए न्याय तक पहुंच और इकोनॉमिक इंक्लूजन के मामले में देश के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। ये आंकड़ा उन सिस्टेमिक गैप्स को हाईलाइट करता है जहां पॉलिसी लेवल पर सुधार और सामाजिक जागरूकता दोनों की सख्त जरूरत है, ताकि महिलाओं के लिए एक बेहतर और सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। अब इस रैंक को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंबॉलिक और भावुक तरीका है। 131 को 131 की तरह देखें। इसका मतलब है 1 वुमन यानी एक महिला की सुरक्षा, 3 जनरेशंस यानी 3 पीढ़ियों तक, जैसे दादी, माँ और बेटी, और ये सब 1 प्रायोरिटी यानी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये शक्तिशाली तरीका इस इंडेक्स के असल मकसद से जुड़कर इस रैंक को हमेशा के लिए याद करवा देता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। ये दुनिया के लगभग 60 देशों के क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, खासतौर पर उन देशों को जो मिलाकर 90% से ज्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए जिम्मेदार हैं। ये इंडेक्स असल में देशों को उनके क्लाइमेट कमिटमेंट्स के लिए अकाउंटेबल ठहराने का एक जरूरी जरिया है। इस लिस्ट में भारत को 23वां स्थान मिला है, लेकिन इस रैंक को समझने के लिए इसका कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है। देखिए, इस रैंकिंग में पहले 3 स्थान खाली छोड़ दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी देश पेरिस एग्रीमेंट के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में भारत का 23वां रैंक पर होना, खासकर एक इतने बड़े और विकासशील देश के लिए, एक तुलनात्मक रूप से काफी मजबूत प्रदर्शन माना जाता है। इस रैंक को याद रखने के लिए स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बड़ा ही अनोखा कनेक्शन बनाया जा सकता है। भारत के रैंक 23 को बास्केटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के आइकॉनिक जर्सी नंबर 23 से जोड़ सकते हैं। जिस तरह माइकल जॉर्डन अपने खेल में एक ऑल स्टार थे, उसी तरह भारत का प्रदर्शन भी क्लाइमेट एक्शन के मामले में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक ऑल स्टार परफॉर्मेंस की तरह देखा जा सकता है, खास करके तब जब बाकी देश उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अच्छा, तो ये इंडेक्स जर्मन वॉच नाम की एक संस्था पब्लिश करती है। इसका मकसद ये देखना है कि पिछले साल जो मौसम की बड़ी घटनाएं हुई, जैसे कोई तूफान आ गया, बाढ़ आ गई या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, उनसे कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये भविष्य के खतरों के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये असल में हुए नुकसान को मापता है। इससे ये पता चलता है कि कोई देश क्लाइमेट चेंज को लेकर कितना वल्नरेबल यानी संवेदनशील है। इस लिस्ट में भारत का स्थान 15वां है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक काफी गंभीर चेतावनी है। ये रैंक्स साफ साफ दिखाती हैं कि भारत पर जलवायु से जुड़े खतरों का कितना असर पड़ रहा है, और इसकी वजह भी साफ हैं, जैसे भारत की बहुत लंबी कोस्ट लाइन, हमारी खेती का मॉनसून पर निर्भर होना और हमारे घनी आबादी वाले शहर। जब भी कोई साइक्लोन या बाढ़ आती है, तो इसका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की कमाई और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। हम सब सुनते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की कोशिश कर रही है। बस इसी 1.5 में से अगर हम डेसिमल यानी दशमलव को हटा दें तो क्या बचता है? 15। और यही क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक है। कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जारी करता है, और ये इंडेक्स सच कहूं तो काफी अनोखा है। अनोखा इसलिए क्योंकि ये अमीर देशों को इस बात पर जज करता है कि उनकी जो नीतियां हैं, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हों, फाइनेंस से या पर्यावरण से, उनका गरीब और विकासशील देशों पर कैसा असर पड़ रहा है। तो एक तरह से ये ग्लोबल जिम्मेदारी को मापने का एक पैमाना है। इस इंडेक्स में भारत को 36वां स्थान मिला है। ये रैंकिंग भारत के बदलते हुए ग्लोबल रोल को दिखाती है। मतलब भारत अब सिर्फ मदद लेने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि अब एक ऐसा ग्लोबल प्लेयर है जिसकी अपनी ट्रेड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पॉलिसीज दुनिया के दूसरे विकासशील देशों पर असर डालती हैं। ये जो बीच की रैंकिंग है, ये बताती है कि भारत की नीतियां दुनिया के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन हाँ, सुधार की गुंजाइश भी बनी हुई है। अब इस रैंक को याद रखने के लिए एक बहुत मशहूर हिंदी मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, 36 का आंकड़ा। इसका मतलब होता है मतभेद या टकराव। तो ट्रिक ये है कि भारत का रैंक 36 इसलिए है क्योंकि भारत का कमिटमेंट है कि वो वैश्विक विकास के लिए देशों के बीच जो 36 का आंकड़ा है उसे सुलझाएगा और सहयोग को बढ़ावा देगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स।
ये इंडेक्स दो संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं, कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थ हुंगर हिल्फे। ये इंडेक्स भुखमरी की समस्या को 4 बहुत जरूरी पैमानों पर मापता है। पहला है कुपोषण, यानी आबादी का वो हिस्सा जिसे पेट भरने के लिए जरूरी कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब वो बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से बहुत कम है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से हाइट कम रह गई है। और चौथा है बाल मृत्यु दर। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 102 है। ये रैंकिंग एक बहुत ही गंभीर चुनौती की तरफ इशारा करती है, खासतौर पर जब बात बच्चों के पोषण की आती है। ये नंबर दिखाता है कि हमारी फूड सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अभी और सुधार की बहुत ज़रूरत है, ताकि हर बच्चे को वो पोषण मिल सके जो उसके स्वस्थ विकास के लिए ज़रूरी है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि ज़मीनी स्तर पर अभी बहुत काम करना बाकी है। इस रैंक 10-2 को याद रखने के लिए एक तस्वीर की कल्पना करें। नंबर 1 के लिए सोचिए एक थाली है। नंबर 0 के लिए सोचिए कि उस थाली में शून्य भोजन है, यानी कुछ भी नहीं। और नंबर 2 के लिए सोचिए 2 हाथ हैं जो उस भोजन का इंतजार कर रहे हैं। एक थाली, शून्य भोजन, 2 हाथ, 102। ये तस्वीर इस रैंक को हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में वाइपो कहते हैं, जारी करता है। ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक स्पेशल एजेंसी है। ये इंडेक्स किसी भी देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को देखता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितने नए आविष्कार हुए, बल्कि ये भी मापता है कि उस देश में नया कुछ करने के लिए माहौल कैसा है। जैसे रिसर्च पर कितना खर्च हो रहा है, एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, या बिजनेस करना कितना आसान है। इस साल भारत ने इस इंडेक्स में 38 स्थान हासिल किया है, जो कि एक काफी अच्छी पोजीशन है। ये रैंकिंग भारत के मजबूत स्टार्टअप कल्चर, हमारे आईटी सेक्टर की ताकत और सरकार की स्टार्टअप इंडिया जैसी कोशिशों का नतीजा है। ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल इनोवेशन के मैप पर लगातार अपनी जगह मजबूत कर रहा है और एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस रैंक को याद रखने की एक बहुत ही क्रिएटिव ट्रिक है। इंग्लिश का शब्द है इनोवेट। इसमें कितने अक्षर हैं? 8। और इनोवेशन के लिए हमेशा एक 3 डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत होती है, यानी सोचना, उसे लागू करना और उसका असर देखना। तो 3 डायमेंशन और 8 अक्षर दोनों को मिला दीजिए, बन गया 38। वर्ल्ड बैंक गिनी इंडेक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इंडेक्स वर्ल्ड बैंक तैयार करता है। इसका सीधा सा मकसद है किसी देश के अंदर आमदनी की असमानता, यानी इनकम इनइक्वालिटी को मापना। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गिनी इंडेक्स में स्कोर जितना कम होता है, उस देश में आय का बंटवारा उतना ही बराबर माना जाता है। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी और 100 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत को दुनिया में चौथा सबसे समान देश का दर्जा दिया गया है। अब ये रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के एक खास डेटा सेट पर आधारित है और ये दिखाती है कि उन पैमानों के हिसाब से भारत में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक समान है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि आर्थिक असमानता एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और अलग-अलग स्टडीज अलग-अलग नतीजे दिखा सकती हैं। लेकिन इस खास इंडेक्स में भारत की पोजीशन काफी मजबूत है। इस आखिरी रैंक को याद रखने की ट्रिक स्थिरता और समानता के विचार से जुड़ी है। बस एक मेज की कल्पना कीजिए। कोई भी मेज पूरी तरह से स्थिर कब होती है? जब उसके चारों पैर बिल्कुल बराबर हों। समानता का यही प्रतीक, यानी 4 बराबर पैर, आपको भारत की चौथी रैंक को याद रखने में मदद करेगा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसे जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो बुनियादी मकसद है वो है दुनिया भर में यूनिकॉर्न्स को ट्रैक करना। अब ये यूनिकॉर्न्स आखिर हैं क्या? यूनिकॉर्न्स उन प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन यानी उनका आर्थिक मूल्यांकन $1 बिलियन से ज्यादा हो। तो एक तरह से ये इंडेक्स किसी भी देश के इनोवेशन इकोसिस्टम और उसकी एंटरप्रेन्योरियल हेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है। ये दिखाता है कि कौन से देश नए, बड़े और प्रभावशाली बिजनेसेस बनाने में ग्लोबल स्टेज पर आगे निकल रहे हैं। तो इस ग्लोबल लिस्ट में इंडिया की पोजीशन है 3री। ये एक बहुत ही गर्व की बात है और ये देश के बढ़ते हुए आर्थिक प्रभाव को भी दर्शाता है। हमसे आगे सिर्फ 2 देश हैं, यूएसए जो पहले स्थान पर है और चाइना दूसरे स्थान पर। भारत में कुल 64 यूनिकॉर्न्स हैं और ये जो नंबर है ये इस बात का सबूत है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना मजबूत और तेजी से मैच्योर हो रहा है।
ये रैंक ये भी बताता है कि भारत में इनोवेशन के लिए एक बेहतरीन माहौल बन रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स पर लगातार बढ़ रहा है। अब इस रैंक को याद रखने के लिए एक बहुत सरल सा मेमोरी एंकर है। यूनिकॉर्न, जैसा कि नाम से ही साफ है, एक पौराणिक जीव है जिसके माथे पर एक सींग होता है। तो उसके पास है एक सींग, यानी वन हॉर्न। और इस ग्लोबल रेस में इंडिया की पोजीशन क्या है? टॉप 3। बस इस तरह से ये बन जाता है वन हॉर्न टॉप 3। जब भी हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स का जिक्र आए तो बस उस एक सींग वाले जीव को याद करना है और इंडिया की टॉप 3 पोजीशन बिल्कुल साफ हो जाएगी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इंडेक्स दुनिया के अलग अलग देशों में जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता को नापने का एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है। इसके लिए 4 मुख्य स्तंभों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें ध्यान से सुनिए। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल और चौथा स्तंभ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो बताता है कि एक देश अपने पुरुष और महिला नागरिकों को बराबरी के अवसर दे पा रहा है या नहीं। इस इंडेक्स में भारत का रैंक है 131। ये रैंक इस बात का संकेत है कि जेंडर इक्वालिटी हासिल करने के रास्ते में अभी भी कई बड़ी और जटिल चुनौतियां मौजूद हैं। खास तौर पर जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक शक्तिकरण के मामलों में ये गैप सबसे बड़ा दिखता है। इसका मतलब ये है कि समानता की दिशा में अभी हमें एक लंबा और मेहनती सफर तय करना है। इस रैंक 131 को याद रखने के लिए एक कंसेप्चुअल एंकर है। इस नंबर को इसकी बनावट से समझें। 131 इसे एक कहानी की तरह सोचिए। एक महिला यानी वन वुमन, उसकी प्रगति के 3 मुख्य स्तंभ यानी 3 पिलर्स। कौन से? इकोनॉमिक्स, हेल्थ और एजुकेशन। और इन तीनों स्तंभों पर उसे एक समान अवसर मिलना चाहिए यानी 1 इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो 1 वुमन, 3 पिलर्स, 1 गोल ऑफ इक्वालिटी। इससे बनता है 131। ये ट्रिक हमें इस रैंक के पीछे की चुनौती को याद दिलाती है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। ये इंडेक्स ये असेस करता है कि अलग अलग देश यूनाइटेड नेशंस द्वारा निर्धारित किए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में कितनी प्रगति कर रहे हैं। इन गोल्स का स्कोप बहुत विशाल है। इसमें गरीबी और भुखमरी मिटाने से लेकर साफ पानी और स्वच्छता, क्लाइमेट एक्शन और असमानता को कम करने जैसे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल हैं। ये एक तरह से दुनिया के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि हम एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की तरफ कितना आगे बढ़ पाए हैं। इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 99। ये रैंक एक मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। एक तरफ हमने कुछ गोल्स में जैसे गरीबी कम करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में काफी अच्छा काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों में जैसे साफ पानी और सफाई, शहरी विकास और सबसे जरूरी क्लाइमेट एक्शन में अभी भी गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। इसीलिए ये रैंक बताता है कि हम सही दिशा में तो हैं, लेकिन इस सफर में रफ्तार बढ़ाने की सख्त जरूरत है। रैंक 99 को याद रखना बेहद सरल है। इसे एक परफेक्ट स्कोर यानी 100 से सिर्फ एक कदम दूर समझें। जैसे क्रिकेट में कोई बैट्समैन नर्वस 90s में होता है, 99 पर आकर वो आखिरी सबसे मुश्किल रन पूरा करना चाहता है। ये रैंक हमें याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्य में हम उस आखिरी सबसे महत्वपूर्ण कदम से बस थोड़ी ही दूर हैं। वो 1 फाइनल स्टेप, वो आखिरी पुश अभी बाकी है। 99 ऑलमोस्ट देयर। ग्लोबल पीस इंडेक्स। इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। ये दुनिया के देशों को उनकी शांति के स्तर यानी लेवल ऑफ पीसफुलनेस पर रैंक करता है। इसके असेसमेंट के लिए 3 मुख्य चीजों को देखा जाता है। पहला, समाज में सुरक्षा और सेफ्टी का माहौल कैसा है। दूसरा, देश के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट कितना है। और तीसरा, मिलिटराइजेशन यानी सैनिकरण का स्तर क्या है। इसे दुनिया का सबसे विश्वसनीय शांति सूचकांक माना जाता है। इस ग्लोबल रैंकिंग में भारत का स्थान है 115। इस रैंक के अनुसार भारत मीडियम पीस यानी मध्यम शांति वाले देशों की कैटेगरी में आता है। ये इस बात को दर्शाता है कि देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ तनाव के कारण क्षेत्रीय शांति पर भी असर पड़ता है। इसलिए ये रैंक एक संतुलित लेकिन सतर्क रहने वाली स्थिति का संकेत देता है।
इस रैंक को याद रखने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एसोसिएशन है। हम सब जानते हैं कि भारत में किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 112, जिसे हम स्थानीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम वैश्विक शांति यानी ग्लोबल पीस की बात करें तो बस इस नंबर से थोड़ा आगे बढ़ जाइए, 115। तो लोकल सेफ्टी के लिए 112 और उससे थोड़ा आगे ग्लोबल पीस के लिए रैंक 115। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसका काम ये मापना है कि अलग-अलग देश अपने एनर्जी सिस्टम्स को एक सुरक्षित, टिकाऊ और सस्ते मॉडल की तरफ ले जाने में कितना सफल हो रहे हैं। मुख्य रूप से ये देखता है कि कोई देश फॉसिल फ्यूल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे कि सोलर और विंड पावर, कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से बढ़ रहा है। ये भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम सूचक है। इस इंडेक्स में भारत को 71st रैंक मिली है। ये एक काफी पॉजिटिव संकेत है। ये रैंक दर्शाता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, खासकर सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने इस क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान बनाई है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने बड़े देश में इस ट्रांजिशन को लागू करने की चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन ये रैंक बताता है कि हमारी दिशा बिल्कुल सही है। और रैंक 71 को याद रखने का तरीका इसकी ग्लोबल अहमियत से जुड़ा है। सोचिए, इस धरती पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप, और ये सातों महाद्वीप एक ही ग्रह पर हैं, 1 अर्थ। इससे बनता है 71। ये मेमोरी ट्रिक हमें याद दिलाती है कि एनर्जी ट्रांजिशन एक ऐसी ग्लोबल चुनौती है जिसका समाधान सभी 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलकर हमारी इस एक धरती के लिए ही करना होगा। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP जारी करता है। अब इस इंडेक्स का मकसद बहुत गहरा है। ये इस सोच पर आधारित है कि किसी भी देश की तरक्की को सिर्फ उसके पैसे यानी GDP से नहीं नापना चाहिए। असल विकास तो इंसानी जिंदगी की बेहतरी में है। इसीलिए ये 3 मुख्य आयामों पर फोकस करता है। पहला, एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापते हैं। दूसरा है ज्ञान या एजुकेशन, जिसे इस बात से देखा जाता है कि लोग औसतन कितने साल स्कूल में बिता रहे हैं। और तीसरा है एक अच्छा जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। ये तीनों चीजें मिलकर एक देश की असली तस्वीर दिखाती हैं कि वो अपने नागरिकों को कैसी जिंदगी दे रहा है। तो इस पैमाने पर भारत की रैंक है 130। ये रैंक हमें एक तरह का आईना दिखाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के इस मिले जुले मोर्चे पर हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। भारत की स्थिति में धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, खासकर जब हम नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे टॉप देशों को देखते हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इस रैंक के पीछे स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजनाएं और शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति जैसे प्रयासों का असर है, लेकिन भारत की विशाल आबादी के हर हिस्से तक इनका पूरा लाभ पहुंचाना अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये है कि इस रैंक को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। इसका एक बहुत सीधा तरीका है। जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो तो भारत से जुड़े सबसे आम वाक्यांश को याद करें, 130 करोड़ भारतीय। इस इंडेक्स में भारत की रैंक भी 130 ही है। तो इसे ऐसे सोचें कि हर एक रैंक पॉइंट 1 करोड़ भारतीयों की बेहतर जिंदगी, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा की उम्मीदों को दिखाता है। तो 130 रैंक मतलब 130 करोड़ उम्मीदें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे एक वैश्विक संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रकाशित करती है। इस इंडेक्स का उद्देश्य बहुत साफ है। ये जांचता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में पत्रकारों को, जर्नलिस्ट्स को कितनी आज़ादी और कितनी सुरक्षा मिली हुई है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ सेंसरशिप का न होना नहीं होता, बल्कि इसमें मीडिया में विचारों की विविधता, मीडिया की स्वतंत्रता और सबसे जरूरी पत्रकारों की सुरक्षा जैसे कई पहलू शामिल हैं। इसे किसी भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 151। पिछले कुछ सालों में भारत की रैंकिंग में एक गिरावट देखी गई है, जो वाकई एक चिंता का विषय है। इस रैंक के पीछे पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां और मीडिया हाउसेस की ओनरशिप का कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित होना जैसे कई कारण बताए जाते हैं। ये दिखाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना कितना जरूरी है। नॉर्वे जैसे देश इस सूची में हमेशा टॉप पर रहते हैं, जो एक मजबूत और स्वतंत्र मीडिया का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं।
अब इस 151 के आंकड़े को याद रखने के लिए हम अपनी संस्कृति से जुड़ा एक प्रतीक इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय परंपरा में 151 रुपए का शगुन किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए एक पवित्र और मंगलकारी भेंट मानी जाती है। तो आप इसे इस तरह सोच सकते हैं कि भारत में प्रेस को अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए 151 रुपए के इसी शगुन यानी एक आशीर्वाद की जरूरत है। एक शुभ शुरुआत के लिए एक शुभ राशि। तो 151 प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक जरूरी शगुन। ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट रैंकिंग। ये रैंकिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड एआई द्वारा जारी की जाने वाली एआई इंडेक्स रिपोर्ट का एक हिस्सा है। ये इंडेक्स ये ट्रैक करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किस देश में सबसे ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश आ रहा है। सरकारी फंडिंग से अलग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाजार के भरोसे को दिखाता है। ये हमें बताता है कि दुनिया भर के निवेशक किस देश के एआई इकोसिस्टम पर दांव लगा रहे हैं, जो इनोवेशन और भविष्य की टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पैमाना है। इस खास रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पर है। ये एक बहुत ही मजबूत स्थिति है जो दिखाती है कि भारत दुनिया में एक बड़े एआई हब के रूप में उभर रहा है। भारत का विशाल टेक टैलेंट पूल, बढ़ता हुआ स्टार्टअप कल्चर और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी प्रयास, ये सभी मिलकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका इस लिस्ट में बहुत आगे है, लेकिन टॉप 10 में भारत की मौजूदगी ये साबित करती है कि एआई के भविष्य को आकार देने में भारत एक अहम भूमिका निभाने वाला है। भारत की 10वीं रैंक को याद रखने का तरीका तो बहुत ही तार्किक और सीधा है। एआई और कंप्यूटर साइंस की बुनियाद क्या है? बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड किन दो अंकों से बनता है? 1 और 0। अब इन दोनों को अगर एक साथ रख दें तो क्या बनता है? 10। तो एआई की भाषा ही भारत की रैंक बता रही है। एआई का आधार है 1 और 0 और एआई इन्वेस्टमेंट में भारत की रैंक है 10। UNCTAD रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इंडेक्स ये नहीं मापता कि किसी देश के पास आज कौन सी टेक्नोलॉजी है, बल्कि ये मापता है कि कोई देश भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए कितना तैयार है, कितना रेडी है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी मतलब भविष्य की तकनीकें, जैसे एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और नैनो टेक्नोलॉजी। ये इंडेक्स किसी देश की R&D क्षमता, इंडस्ट्री, स्किल्स और फाइनेंस जैसे कई पहलुओं को जांचता है, ताकि ये पता चल सके कि वो इन तकनीकों को अपनाकर कितना फायदा उठा सकता है। इस खास इंडेक्स में भारत की रैंक है 36। ये एक तरह की मिड टेबल रैंक है, जो ये दिखाती है कि भारत में भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए मजबूत नींव तो है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। भारत के पास एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है, जो एक प्लस पॉइंट है, पर R&D और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी गैप्स मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये रैंक भारत की विकास यात्रा को दर्शाती है, जहां क्षमताएं तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से साकार करने के लिए अभी और भी प्रयास करने होंगे। 36 के इस रैंक को याद रखने के लिए चलिए इसे सीधे भविष्य की टेक्नोलॉजी से ही जोड़ते हैं। 36 के 2 अंक हैं 3 और 6। 3 से याद रखें 3D प्रिंटिंग, जो एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है, और 6 से याद रखें 6G, जो भविष्य की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो 36 का मतलब हुआ 3D और 6G जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए भारत की तैयारी। इंडेक्स का नाम है रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी और इसका रैंक है 36, यानी 3D और 6G फ्यूचर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जारी करता है। ये रिपोर्ट बताती है कि खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि इसे मापा जा सकता है। यह सिर्फ जीडीपी या पैसे पर ध्यान नहीं देती, बल्कि जीवन की गुणवत्ता के 6 मुख्य कारकों को देखती है। प्रति व्यक्ति आय, सोशल सपोर्ट यानी जरूरत पड़ने पर किसी का साथ, स्वस्थ जीवन की उम्मीद, अपने जीवन के फैसले लेने की आज़ादी, उदारता और समाज में भ्रष्टाचार की धारणा। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है। ये रैंक हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खुशी के पैमाने पर हम अभी भी काफी पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सोशल सपोर्ट, भ्रष्टाचार को कम करने और लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे सामाजिक कारकों पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। फिनलैंड जैसे देश, जो हमेशा टॉप पर रहते हैं, वे इन्हीं सभी 6 कारकों में एक अच्छा संतुलन बनाकर रखते हैं, जो दिखाता है कि राष्ट्रीय खुशी सिर्फ दौलत से नहीं आती। और अंत में 118 की इस रैंक को याद रखने का एक बहुत ही सरल और खूबसूरत तरीका है। 118 को 3 हिस्सों में तोड़ें, 1, 1 और 8। इसे खुश रहने के एक छोटे से नुस्खे की तरह याद रखें।
दिन में 1 बड़ी मुस्कान, 1 खुश दिल और रात में 8 घंटे की गहरी नींद। 1 स्माइल, 1 हैप्पी हार्ट एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ये न सिर्फ आपको रैंक याद रखने में मदद करेगा, बल्कि इस रिपोर्ट का सार भी बताता है कि असली खुशी छोटी-छोटी और जरूरी चीजों में ही है। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA अपने ग्लोबल मीथेन ट्रैकर इनिशिएटिव के एक हिस्से के तौर पर जारी करती है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है दुनिया भर में जो ऊर्जा, कृषि और वेस्ट सेक्टर्स हैं, उनसे होने वाले मीथेन उत्सर्जन पर आप कह सकते हैं एक नज़र रखना। देखिए, मीथेन एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और ये जो डेटा है ये असल में नीति निर्माताओं को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एकदम सटीक और असरदार रणनीतियां बनाने में मदद करता है। इस ग्लोबल लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है, चीन और अमेरिका के ठीक बाद। भारत में मीथेन उत्सर्जन के 2 मुख्य स्रोत माने जाते हैं। पहला है कृषि क्षेत्र, जहां पशुपालन और खासकर धान की खेती से बड़ी मात्रा में ये गैस निकलती है, और दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें कोयला खदानों का एक बड़ा हिस्सा है। तो ये रैंकिंग एक तरफ तो भारत की आर्थिक गतिविधियों के पैमाने को दिखाती है, लेकिन साथ ही ये भी साफ करती है कि अपने क्लाइमेट गोल्स को हासिल करने के लिए मीथेन उत्सर्जन को काबू में करना एक बहुत बड़ी और जरूरी चुनौती है। अब इस रैंक को याद रखने का एक एनालिटिकल तरीका समझते हैं। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4। इसमें जो 4 का अंक है वो इसकी हाई पोटेंसी को दिखाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक होने की इसकी क्षमता। अब जब इस बड़े खतरे को हम अपनी एक पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं तो 4-1 जो 3 का अंक बचता है वो भारत की इस टॉप टियर रैंकिंग को दर्शाता है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक गंभीर जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, इसे हर साल क्वाकोरेली साइमंस या QS नाम की संस्था पब्लिश करती है। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में से एक मानी जाती है, जो संस्थानों का मूल्यांकन कई बहुत जरूरी मापदंडों पर करती है, जैसे कि एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है, रिसर्च साइटेशंस कितने हैं और इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो क्या है। एक तरह से ये रैंकिंग दुनिया भर के छात्रों और शिक्षाविदों के लिए एक भरोसेमंद गाइड का काम करती है। इस साल के रैंकिंग में IIT दिल्ली 123वें स्थान पर भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनकर उभरा है। ये एक मजबूत प्रदर्शन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत का कोई भी संस्थान अभी तक टॉप 100 की सूची में अपनी जगह नहीं बना पाया है। अगर हम ट्रेंड को देखें तो ये पता चलता है कि भारतीय संस्थान रिसर्च आउटपुट में लगातार सुधार तो कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान मजबूत करने के लिए उन्हें इंटरनेशनलाइजेशन और एम्प्लॉयर रेपुटेशन जैसे क्षेत्रों में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। IIT दिल्ली की रैंक 123 को याद रखने के लिए इसे एक सीधी गिनती की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक क्रमिक चढ़ाई, एक स्टेप बाय स्टेप एसेंट के रूप में समझना चाहिए। 1 2 3 ये दिखाता है कि भारतीय संस्थान ग्लोबल मंच पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। एक यात्रा का प्रतीक है, मंजिल का नहीं, जो ग्लोबल एकेडमिक एक्सेलेंस की दिशा में भारत के लगातार प्रयास को दिखाता है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स, ये रैंकिंग दुनिया भर की जो जानी मानी कुलिनरी पब्लिकेशंस और फूड क्रिटिक्स हैं, उनके एक कलेक्टिव एनालिसिस पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य उन शहरों को पहचानना है जो एक असाधारण पाक अनुभव देते हैं, और इसका मूल्यांकन सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट्स पर नहीं होता, बल्कि शहर के ऑथेंटिक लोकल कुजीन, स्ट्रीट फूड कल्चर की जीवंतता और उसकी कुलिनरी हेरिटेज की गहराई पर किया जाता है। ये असल में भोजन के माध्यम से संस्कृति का एक उत्सव है। इस लिस्ट में मुंबई ने दुनिया के टॉप 5 शहरों में अपनी जगह बनाकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये जो वैश्विक मान्यता मिली है वो मुंबई की अविश्वसनीय खाद्य विविधता की वजह से है, जहां एक तरफ वड़ा पाव और पाव भाजी जैसा मशहूर स्ट्रीट फूड है, तो वहीं दूसरी ओर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी रेंज है। ये रैंकिंग इस बात का सबूत है कि भारतीय शहरी खाद्य संस्कृति को अब ग्लोबल लेवल पर गंभीरता से लिया जा रहा है और उसकी सराहना भी हो रही है। मुंबई की 5वीं रैंक को याद रखने का एक बहुत गहरा तरीका है। शहर का भोजन सिर्फ स्वाद का अनुभव नहीं है, ये हमारी सभी 5 इंद्रियों को शामिल करता है। सोचिए, मसालों की महक, तवे की आवाज, स्ट्रीट फूड के रंग, अलग अलग टेक्सचर्स का स्पर्श और जाहिर है जायका। ये जो 5 सेंसरी एक्सपीरियंस है, यही मुंबई के कुलिनरी सीन को इतना अनोखा बनाता है और यही इसे 5वीं रैंक का हकदार भी बनाता है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स, ये सूचकांक प्रमुख टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म्स द्वारा जारी किया जाता है और ये मापता है कि कोई शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए कितना तैयार है। ये मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर आधारित है।
पहला है टैलेंट यानी एआई एक्सपर्ट्स की उपलब्धता, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डेटा सेंटर्स और कनेक्टिविटी की मजबूती, और तीसरा है इनोवेशन यानी स्टार्टअप्स, फंडिंग और रिसर्च का माहौल कैसा है। इस इंडेक्स में बेंगलुरु 26वें स्थान पर है, जो इसे भारत का निर्विवाद एआई हब बनाता है। बेंगलुरु टैलेंट और इनोवेशन के मापदंडों पर बहुत अच्छा स्कोर करता है। इसका श्रेय यहाँ के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, R&D लैब्स और एक बहुत मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को जाता है। हालांकि सिंगापुर जैसे ग्लोबल लीडर्स के साथ अगर मुकाबला करना है तो शहर को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। बेंगलुरु की 26वीं रैंक को याद रखने के लिए इसे अंग्रेजी वर्णमाला से जोड़ के देख सकते हैं। वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जो भाषा के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक इसी तरह बेंगलुरु 26वीं रैंक पर एआई के सभी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स में महारत हासिल कर रहा है। आप कह सकते हैं ए फॉर एल्गोरिथम से लेकर Z फॉर जीरो शॉट लर्निंग तक। तो ये रैंक एआई इकोसिस्टम में शहर की फाउंडेशनल कंप्लीटनेस को दर्शाता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स ये एक प्रतिष्ठित इंडेक्स है जिसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के सहयोग से जारी करता है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के होने को नहीं मापता, बल्कि ये नागरिकों के नज़रिए से मूल्यांकन करता है कि टेक्नोलॉजी उनके जीवन को स्वास्थ्य, सुरक्षा, गतिशीलता और शासन जैसे क्षेत्रों में कितना बेहतर बना रही है। ये एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है। इस सूचकांक में नई दिल्ली 104वें स्थान पर भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला शहर है। ये रैंकिंग एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती है। एक तरफ ये दिखाती है कि शहर में स्मार्ट टेक्नोलॉजी को लागू करने के प्रयास हो रहे हैं, जैसे पब्लिक वाईफाई और ई-गवर्नेंस पोर्टल्स। लेकिन दूसरी ओर ये भी बताती है कि इन कोशिशों का असली फायदा अभी तक आम नागरिकों तक असरदार तरीके से नहीं पहुंचा है। टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन और सिटीजन परसेप्शन के बीच का ये जो अंतर है, यही सुधार का एक प्रमुख क्षेत्र है। इस रैंक को याद रखने के लिए इसे क्लासिक रेडियो कोड 10-4 से जोड़ते हैं, जिसका मतलब होता है मैसेज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। नई दिल्ली की 104 रैंक को एक सवाल के रूप में देखा जा सकता है। क्या स्मार्ट सिटी का जो मैसेज है वो नागरिकों द्वारा सच में रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड किया जा रहा है? ये ट्रिक न सिर्फ नंबर याद रखने में मदद करती है, बल्कि इस इंडेक्स का जो मूल दर्शन है, यानी सिटीजन परसेप्शन, उस पर भी सोचने के लिए प्रेरित करती है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। ये इंडेक्स क्वाकरेली साइमंस, या जिसे हम सब QS के नाम से जानते हैं, वो जारी करता है। ये एक ग्लोबल संस्था है जो हायर एजुकेशन पर बहुत गहरा एनालिसिस करती है। इस इंडेक्स का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि किसी देश का एजुकेशन सिस्टम आज क्या सिखा रहा है, बल्कि ये मापना है कि वहाँ की जो वर्कफोर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भविष्य की नौकरियों के लिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन इकोनॉमी और जो नए डिजिटल रोल्स आ रहे हैं, उनके लिए कितने तैयार हैं। तो ये एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल लिटरेसी जैसे स्किल्स पर खास तौर पर फोकस करता है। इस ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 25वां स्थान दिया गया है। ये काफी सम्मानजनक पोजीशन है, और इसका जो सबसे मजबूत पहलू है वो है फ्यूचर ऑफ वर्क सब कैटेगरी में भारत की दूसरी रैंक। ये दिखाता है कि भारत में भविष्य की वर्कफोर्स के लिए जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है, और इसकी वजह जाहिर है हमारा विशाल युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड और तेजी से बढ़ता हुआ IT और टेक सेक्टर है। हालांकि ओवरऑल रैंक 25 ये भी बताती है कि इस पोटेंशियल को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने और एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। अब इस रैंक को लंबे समय तक याद रखने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल लिंक बनाते हैं। देखिए, ये माना जाता है कि एक मजबूत और सफल करियर के लिए एक युवा को 25 साल की उम्र तक अपने सभी फ्यूचर स्किल्स को लॉक इन कर लेना चाहिए। तो 25 की उम्र तक फ्यूचर स्किल्स और फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में 25वीं रैंक, ये कनेक्शन इसे आसानी से याद रखने में बहुत मदद करेगा। चलिए अब एक दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, फ्री स्पीच इंडेक्स। ये इंडेक्स आमतौर पर ग्लोबल सर्वे और रिसर्च पर आधारित होता है, और ये समझना जरूरी है कि ये किसी देश के कानूनों को नहीं, बल्कि वहाँ के समाज में एक्सप्रेशन की आज़ादी यानी फ्री स्पीच को लेकर आम जनता के समर्थन को मापता है। ये जानने की कोशिश करता है कि लोग अलग अलग सिचुएशंस में, खासकर जो कंट्रोवर्शियल मामले होते हैं, उनमें बोलने की आज़ादी को कितना महत्व देते हैं। इस लिस्ट में नॉर्वे जैसे देश अक्सर टॉप पर रहते हैं। इस इंडेक्स के लिए सर्वे किए गए 33 देशों के समूह में भारत 24वें स्थान पर है। ये रैंकिंग एक बहुत ही जटिल सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसका मतलब ये है कि जहां एक ओर सैद्धांतिक रूप से फ्री स्पीच का समर्थन है,
वहीं दूसरी ओर कुछ संवेदनशील धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर पब्लिक परसेप्शन में चुनौतियां भी मौजूद हैं। तो ये इंडेक्स हमें बताता है कि फ्री स्पीच का अधिकार सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक सामाजिक स्वीकृति का विषय भी है। इस रैंक को याद रखने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार दिन के 24 घंटे होना चाहिए, 24 आवर्स अ डे। तो फ्री स्पीच का अधिकार 24 घंटे और फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक 24। ये एक बहुत मजबूत मेमोरी एंकर है। अगला इंडेक्स है ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स। यहाँ लीड का मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये रैंकिंग यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी की जाती है और ये ट्रैक करती है कि कौन से देश सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल कंस्ट्रक्शन में सबसे आगे हैं। ये सिर्फ इमारतों की गिनती नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक देश के कमिटमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। इस क्षेत्र में चीन दुनिया में सबसे आगे है। इस ग्लोबल लिस्ट में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जो कि एक असाधारण उपलब्धि है। ये मजबूत रैंक दिखाती है कि भारत ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। इसके पीछे सरकार की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, रियल एस्टेट सेक्टर द्वारा ग्लोबल ग्रीन स्टैंडर्ड्स को अपनाना और पर्यावरण को लेकर बढ़ती हुई जागरूकता जैसे कई बड़े कारण हैं। इस प्रभावशाली रैंक को याद रखना बहुत आसान है। ग्रीन बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे तौर पर सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग से जुड़ा हुआ है। और रिसाइकलिंग का जो यूनिवर्सल सिंबल होता है उसमें 3 हरे तीर होते हैं, 3 ग्रीन एरोज। तो 3 ग्रीन एरोज और ग्रीन बिल्डिंग्स में तीसरी रैंक। ये विजुअल कनेक्शन बहुत शक्तिशाली है। अब बात करते हैं करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स की। ये इंडेक्स बर्लिन स्थित संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हर साल जारी किया जाता है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वास्तविक भ्रष्टाचार को नहीं बल्कि परसीव्ड यानी कथित भ्रष्टाचार को मापता है। इसका डेटा एक्सपर्ट्स, बिजनेस लीडर्स और एनालिस्ट्स के सर्वे पर आधारित होता है कि वे किसी देश के पब्लिक सेक्टर को कितना भ्रष्ट मानते हैं। इस इंडेक्स में डेनमार्क जैसे देश सबसे कम भ्रष्ट माने जाते हैं। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 96 है। ये रैंक पब्लिक सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियों की ओर इशारा करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो जटिल ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाएं हैं और कुछ क्षेत्रों में पारदर्शिता की जो कमी है वो इस परसेप्शन को प्रभावित करती है। हालांकि डिजिटाइजेशन और एंटी करप्शन कानूनों के जरिए स्थिति को सुधारने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। इस रैंक को याद रखने के लिए एक विजुअल ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 96 को देखिए। ये ऐसा लगता है जैसे नंबर 69 को उल्टा यानी फ्लिप कर दिया गया हो। आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी देश की प्रगति और सिस्टम को पूरी तरह से उलट-पुलट कर देता है, यानी उसे बैकवर्ड्स फ्लिप कर देता है। तो सिस्टम को फ्लिप करने वाला करप्शन और फ्लिप किया हुआ नंबर 96। और अब हमारा आखिरी इंडिकेटर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर आधारित है। ये दुनिया में आय और संपत्ति यानी इनकम और वेल्थ के वितरण पर सबसे विस्तृत और विश्वसनीय डेटा प्रदान करती है। इसका मकसद ये उजागर करना है कि किसी देश की आर्थिक ग्रोथ का फायदा समाज के सभी वर्गों तक कितना पहुंच रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टॉप 10% कमाने वाले लोग देश की कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा रखते हैं। ये आंकड़ा आय के एक बड़े कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है, जिसका मतलब है कि आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती है। ये हमें बताता है कि देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आबादी के एक बहुत छोटे से हिस्से के पास केंद्रित है, जो समावेशी विकास के लिए एक विचारणीय विषय है। इस जटिल आंकड़े को आसानी से समझने के लिए एक पिज्जा की कल्पना करें जिसके 10 बराबर टुकड़े हैं। तो 58% का मतलब हुआ कि अगर 10 लोग खाने बैठे हैं तो उनमें से एक व्यक्ति अकेले ही लगभग 6 टुकड़े ले लेता है और बाकी 9 लोगों के लिए सिर्फ 4 टुकड़े बचते हैं। ये विजुअलाइजेशन इस डेटा की गंभीरता को समझने में मदद करता है।